आखिर क्यों राहुल गांधी ने अमेठी लोकसभा सीट से अपने आप को किया अलग? राहुल गांधी के रायबरेली जाने के फैसले से क्यों दौड़ गई पाकिस्तान में खुशी की लहर? और आखिर क्या कारण है कि प्रियंका गांधी ने फाइनली इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से कर लिया अपने आप को अलग? जन्मभूमि टीवी के तीसरे एपिसोड में आप सभी को अनुराग वर्मा का राम राम। आज हम बात कर रहे हैं अमेठी और रायबरेली सीट के बारे में, या फिर उससे भी ज्यादा कहें, ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कहना नेहरू गांधी फैमिली के बारे में। आखिर 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने से चली आ रही लगातार सस्पेंस के बाद जो निकला वो बहुत ही एकदम खोदा पहाड़ निकली चूहिया वाली बात हुई। यानी आज सुबह राहुल गांधी जी ने यह अनाउंस किया, या कांग्रेस ने यह अनाउंस किया कि राहुल गांधी जी रायबरेली से लड़ेंगे। बहुत दिनों से यह कवायतें चल रही थी, कई तरह की अटकलें चल रही थी कि राहुल जी अमेठी से, जो उनकी पारंपरिक सीट रही है, उनके परिवार की सीट रही है, वहां से ही लड़ेंगे। और सोनिया गांधी जी के इलेक्टोरल पॉलिटिक्स यानी एक्टिव राजनीति से संन्यास लेने के बाद हो सकता है प्रियंका जी रायबरेली चली जाएं। लेकिन हुआ इसके उलट। प्रियंका गांधी ने इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से एक तरह से अपने आप को अलग कर लिया और राहुल गांधी जी अपने हिसाब से जो उनको सुरक्षित सीट उनके लिए लग रही है कि जहां से उनकी जीत थोड़ी सी आसान है, वो उनको अभी रायबरेली सीट लग रही है। पूरे उत्तर प्रदेश के अगर परिप्रेक्ष्य में बात करें तो उन्होंने वहां से लड़ने का फैसला किया है। राजनीति में एक लाइन बहुत चलती है, डर के आगे जीत है। लेकिन राहुल गांधी के केस में यह कहा जा सकता है कि डर के आगे रायबरेली है। जिस तरह से वो अमेठी से जुड़े रहे, अमेठी की राजनीति में एक्टिव रहे और वहां के लोगों से उनको बहुत प्रेम मिला, तो ये माना जा रहा था कि राहुल गांधी जी शायद अमेठी के लोगों को निराश नहीं करेंगे। ऐसा हम लोग कयास लगा रहे थे, सारा मीडिया जगत, सारी राजनीतिक दुनिया एक कयास लगा रही थी कि राहुल जी अपनी पारंपरिक अमेठी लोकसभा सीट को नहीं छोड़ेंगे। हार जीत तो चलती रहती है, उससे क्या फर्क पड़ जाता है। पिछले चुनाव में वो इतने बड़े मार्जिन से नहीं हारे थे कि जिससे वो अमेठी ही छोड़ दें। लेकिन उन्होंने ये आखिरी दिन 3 तारीख, जिस दिन नॉमिनेशन फाइल होना था, उसी दिन उन्होंने ये अनाउंस किया कि वो रायबरेली जाएंगे, क्योंकि रायबरेली उनको लगा कि सोनिया जी अब एक्टिव राजनीति से संन्यास ले चुकी हैं, तो अब वो उनके लिए सेफ सीट है और वहां से वो लड़ सकते हैं। एक चीज यहां बहुत महत्वपूर्ण है कि दिल्ली की गद्दी का रास्ता हमेशा से उत्तर प्रदेश से होके गया है। लेकिन नेहरू गांधी परिवार की लगातार गलतियों की वजह से कांग्रेस ने यह शायद उनकी अब आखिरी सीट होगी जहां से एक कांग्रेस का प्रतिनिधि लोकसभा में जाएगा। इसमें भी एक इफ एंड बट ये है कि वो वायनाड छोड़ेंगे, दोनों जगह से अगर जीतते हैं तो वो वायनाड छोड़ेंगे या रायबरेली छोड़ेंगे, वो अभी सस्पेंस है। और लेकिन वो सस्पेंस तो तब उसकी बात करी जा सकती है जब दोनों जगह से जीत जाए। वायनाड से तो काफ़ी हद तक वो कॉन्फिडेंट लगते हैं, लेकिन रायबरेली इतना आसान नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने पिछले बहुत सालों में बहुत कुछ खोया है। और स्पेशली जब से यूपीए 1 से 2004 से खोने की प्रक्रिया धीरे धीरे चलती जा रही है, तो उसकी वजह से दिल्ली का रास्ता कांग्रेस के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो गया, क्योंकि उत्तर प्रदेश को इन्होंने कहीं ना कहीं खो दिया है। राहुल गांधी जी ने जैसे ही, या कांग्रेस पार्टी ने जैसे ही ये अनाउंस किया कि राहुल गांधी जी रायबरेली जा रहे हैं, एक बड़ा विचित्र रिएक्शन आया। वो रिएक्शन क्या था? आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि पाकिस्तान के एक पूर्व मंत्री ने ट्वीट किया कि राहुल ऑन फायर, राहुल रॉक्स, और उन्होंने राहुल गांधी के ऐसी तारीफें करी कि जैसे पता नहीं क्या हो गया। अब आखिर क्या कारण है कि राहुल गांधी के रायबरेली जाने से पाकिस्तान जो खुशियां मना रहा है, पाकिस्तान में जश्न हो रहा है, आखिर ऐसी क्या बात हो गई?
मुझे तो याद नहीं कि पाकिस्तान के किसी भी लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में कभी भी हिंदुस्तान का कोई नेता किसी कैंडिडेट के लड़ने, जीत हार की भी बात अलग है, किसी नॉमिनेशन पेपर फाइल करने पे इतना खुश हो रहा हो, जश्न मना रहा हो। उसको अगर आप एनालाइज करें तो आप ये पाएंगे कि कांग्रेस के जब तक शासनकाल रहता है उस समय पाकिस्तान बहुत कंफर्टेबल जोन में रहता है। उसका कारण कई हैं, जिसमें से एक सबसे बड़ा कारण है कि कांग्रेस की सरकारें जितनी भी पिछले 15-20 सालों में आई हैं वो बड़ी वीक गवर्नमेंट्स रही हैं। तो पाकिस्तान हमेशा चाहता है कि भारत देश में एक कमज़ोर सरकार रहे और कमज़ोर नेता रहे, जिससे क्या होता है कि उनकी कोई भी जो धृष्टतापूर्ण हरकत होती है उसका रिएक्शन जो होता है वो इंडिया में बहुत ही खराब होता है। बॉम्बे अटैक्स हुए, जिस समय भारत को कड़े निर्णय लेने थे, उस समय भारत के प्रधानमंत्री ने उस समय कोई एक्शन नहीं लिया कि कहीं देश का वोटर, जो पता नहीं वो किस पाकिस्तान परस्त वोटर की बात कर रहे हैं, किस पाकिस्तान परस्त वोटर के बारे में सोच के उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। सिर्फ यहां से डोजियर पे डोजियर भेजे जाते रहे और कोई एक्शन नहीं हुआ। तो पाकिस्तान के लिए वो सरकार बहुत मुफीद थी कि उनके यहाँ पल बढ़ रहे जो आतंकवादी थे उनके लिए बड़ा अच्छा था कि भारत में एक कमज़ोर सरकार है, कुछ भी करते रहो, इंटरनेशनल फंडिंग लेते रहो, आतंकवाद का पालन पोषण करते रहो, भारत में घटनाएं करते रहो, और जो सरकारें हैं वो कहीं ना कहीं इस चीज़ से डर के कुछ ना करें कि कहीं देश का तथाकथित पाकिस्तान परस्त वोटर उनको वोट देना बंद नहीं करते। जब भाजपा की सरकार आई 2014 में और यहाँ पे जब आतंकवादी घटनाएं हुई तो जिस तरह से रिएक्शन यहाँ से हुआ उस तरह के रिएक्शन पाकिस्तान ने कभी सोचे नहीं थे। इसलिए पाकिस्तान को हमेशा यूपीए की या कांग्रेस के नेतृत्व वाली किसी भी सरकार से बड़ा प्रेम रहता है, और वो प्रेम इस पूर्व मंत्री के ट्वीट में साफ झलक आया। आपको मैं याद दिला दूं, इन पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फयाद चौधरी जी को भारत से इतनी नफरत है कि जब चंद्रयान 3 की सफलता हासिल हुई थी तो उन्होंने बड़ा तंज किया था, जिस पे भारत से जब जवाब में बहुत ज़्यादा जब ट्रोलिंग हुई तो उन बेचारों को, बहुत लोगों को ब्लॉक करना पड़ा था और भाग खड़े होना पड़ा था। तो इनका हिंदुस्तान से जो नफरत है वो जग जाहिर है, और अब तो जो उनकी कांग्रेस से प्रेम है वो भी जग जाहिर हो गया है। बहुत सारी कभी हाँ कभी ना के बीच प्रियंका गांधी जी ने फाइनली ये बोल दिया है कि वो चुनाव नहीं लड़ रही हैं। ये अपने आप में एक बड़ी विचित्र चीज़ हुई कि पिछले 3 महीने से कांग्रेस के नेता उनको मना रहे थे कि जो सीट रायबरेली की सोनिया गांधी जी खाली कर रही हैं, वो राज्यसभा जा रही हैं, तो अब उनको एक्टिव होना चाहिए और रायबरेली से लड़ना चाहिए। इसमें कोई बुराई नहीं है। कांग्रेस के जिन नेताओं ने ये सुझाव दिया, बहुत समझदारी का सुझाव दिया था। लेकिन इसमें एक चीज़ मैं अपनी, जो मेरा आकलन है, अगर ये इस तरह से सत्ता का हस्तांतरण होता है तो वो ग्रेजुअल होता है, वो ओवरनाइट नहीं होता है कि आज मंडे को सोनिया गांधी जी ने अनाउंस किया कि मैं राज्यसभा जा रही हूँ और ट्यूसडे को प्रियंका गांधी जी आ गई। ये उनके अनाउंस करने से, अगर प्रियंका जी को एक्टिव राजनीति में रायबरेली से लड़ाना था तो इसकी तैयारी 22 से शुरू हो जानी चाहिए थी, 21 से शुरू हो जानी चाहिए थी, ये तो 23 में शुरू होनी चाहिए थी। धीरे धीरे वो संगठन पर पकड़ बना लेती और पब्लिक में उनकी एक्सेप्टेंस बन जाती एज अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, जो कि नहीं हुआ, जिस वजह से मुझे थोड़ी सी इसकी संभावना कम दिख रही थी कि प्रियंका गांधी जी एक्टिव राजनीति में आएंगी, रायबरेली से आएंगी। एक्टिव राजनीति में तो हम मान सकते हैं कि वो लोगों के लिए चुनाव प्रचार करती, रैलियां करती, लेकिन खुद चुनाव लड़ने। अब मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती है कि नेहरू गांधी फैमिली को चुनाव लड़ने में इतना डर क्यों लगता है। आप लोकतंत्र में चुनाव नहीं लड़ेंगे तो आप किस बात के राजनेता हैं। हार जीत चलती है,
सारे बड़े से बड़े नेता हिंदुस्तान में हार चुके हैं, इंदिरा जी भी हार चुकी हैं, अटल जी भी हार चुके हैं, सब हार चुके हैं, लेकिन किसी ने उस क्षेत्र को और राजनीति को नमस्कार गुड बाय नहीं करी है। वो लोग फिर से पूरी तैयारी से अपनी गलतियां, अपनी कमियां को सुधार के फिर से वापस राजनीति में आए हैं। पता नहीं इस समय नेहरू गांधी फैमिली को चुनाव लड़ने से क्यों डर लगता है। प्रियंका गांधी जी चुनाव प्रचार में तो खूब दिखती हैं, भाई बहन का स्नेह भी खूब दिखता है, लेकिन जब चुनाव लड़ने की बात आती है तो वो कहीं पीछे हो जाती हैं। सत्ता के गलियारों में 3-4 प्रियंका गांधी जी के बारे में बहुत ज़्यादा खबरें चलती रहीं। वो एक ये चली कि प्रियंका जी रायबरेली से लड़ेंगी और राहुल गांधी जी अमेठी से लड़ेंगे। वो ये दोनों सीटें परिवार लड़ेगा और पूरी दमखम के साथ लड़ेगा। दूसरी खबर ये चलती थी कि राहुल गांधी जी अमेठी से ही लड़ेंगे, लेकिन प्रियंका जी रायबरेली से लड़ सकती हैं। तीसरी खबर यह थी कि रायबरेली और अमेठी से दोनों जगहों से नेहरू गांधी फैमिली का कोई नहीं लड़ेगा। अब ये तीसरी वाली जो इक्वेशन थी वो मुझे कहीं ना कहीं लग भी रही थी, क्योंकि जो पॉलिटिकल विजडम इस समय कांग्रेस के पास होनी चाहिए वो नहीं है। उत्तर प्रदेश को जिस तरह से, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कांग्रेस ने अपने संगठन को अपने हाथों से कमज़ोर किया, वो कहीं ना कहीं बहुत ही खतरनाक इस पार्टी के लिए है और लोकतंत्र के लिए भी है। अगर एक लोकतंत्र में एक राष्ट्रीय स्तर पे सक्षम विपक्ष नहीं है तो वो राजनीति के लिए बहुत अच्छा नहीं है। प्रियंका गांधी जी का जब चल रहा था कि वो अमेठी से लड़ेंगी, तो ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि ये अंदर ये सोचा जा रहा हो कि स्मृति ईरानी के सामने कांग्रेस प्रियंका गांधी जी को लेके आएगा, लेकिन वो भी नहीं हुआ। हालांकि एक उसी बीच में एक विचित्र अफवाहें ये निकली कि रॉबर्ट वाड्रा जी कहीं ना कहीं से इन दोनों सीटों में से लड़ सकते हैं। उनके नाम के पोस्टर भी लग गए, बैनर भी लग गए। अब ये नहीं पता कि वो आम जनता ने लगवाए या इन लोगों ने खुद लगवाए। ये एक राजनीति में ये एक थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला जोन होता है, थोड़ा सा ग्रे एरिया होता है, वो नहीं पता। तो फाइनली ये नतीजा निकला कि अब प्रियंका गांधी जी इलेक्टोरल प्रोसेस में नहीं आएंगी। इलेक्टोरल राजनीति से उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया है। अब मुझे एक चीज़ और लगती है, अब शायद 29 में उनका इलेक्टोरल राजनीति में कोई रेलेवेंस भी नहीं रह जाएगा, क्योंकि ये 2024 का चुनाव ऐसा था कि वो कांग्रेस के अस्तित्व की लड़ाई थी। इस लड़ाई में ना आना अब कहीं ना कहीं 29 में अगर ये आने की सोचती भी हैं तो थोड़ा सा इनके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि अब इन्होंने अपनी रेलेवेंस, जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की में जो रेलेवेंस होती है, वो कहीं ना कहीं खो दी है। अब हम बढ़ते हैं अपने इस एपिसोड के आखिरी चरण की ओर, जिसमें मैं ये एनालाइज करके बताऊंगा कि राहुल गांधी जी या कांग्रेस के लोग या हम आप सभी जो ये समझ रहे हैं कि रायबरेली बहुत सेफ सीट है। इवन मैंने भी वीडियो के शुरुआती हिस्से में बोला कि ये इनको सेफ सीट दिख रही है, लेकिन जब आप डेटा को एनालाइज करेंगे तो आप ये पाएंगे कि ये भी सीट इतनी आसान नहीं है। 2014, 19 और अब 2024 के जो चुनाव हैं, अगर आप एक डेटा का पैटर्न देखेंगे तो आपको ये लगेगा, आपको खुद ये महसूस होगा कि 2024 में राहुल गांधी जी के लिए रायबरेली केक वॉक नहीं है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूं। 2014 के पहले तक थोड़ा सा बीजेपी ने वहां पे बहुत दमदारी से चुनाव, मैं कह सकता हूं कि कभी नहीं लड़ा। हालांकि रायबरेली सीट की खासियत ये है कि नेहरू गांधी परिवार का जब कोई व्यक्ति वहां से नहीं लड़ा तो वो सीट हमेशा दूसरी पार्टी को गई। जैसे 96 और 98 के चुनाव में ये सीट अशोक सिंह जो बीजेपी के कैंडिडेट थे उनको वो गई, जब इनके परिवार का नेहरू गांधी फैमिली से वहाँ पे कोई नहीं था। 99 के चुनाव में इकलौते, अब उसे आप एक्सटेंडेड फैमिली मान सकते हैं, कैप्टन सतीश शर्मा वहाँ से लड़े थे और जीते थे, और अशोक सिंह ने कांग्रेस वापस ज्वाइन कर ली थी। तो कैप्टन सतीश शर्मा के लिए वो सीट मैनेज करी गई थी काफ़ी मुश्किलों से और वो जीत गए थे। लेकिन अगर हम 2014 से बात करें, 2014 में जब
नरेंद्र मोदी जी राष्ट्रीय राजनीति में खुल के आए, उसके बाद वहाँ पे दिल्ली से अजय अग्रवाल सीनियर एडवोकेट होते हैं, उनको वहाँ भेजा गया कि आप वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। 2014 के चुनाव में रायबरेली से जो टक्कर थी वो थी सोनिया गांधी जी और अजय अग्रवाल जी के बीच में। एक बड़ा मज़ेदार वहाँ पे पैटर्न देखने को मिला। 2014 में कांग्रेस का वोट प्रतिशत 8.5% कम हुआ और बीजेपी का वोट प्रतिशत करीब 17% बढ़ गया। तो जीत का जो मार्जिन था वो 14 में थोड़ा सा कम हुआ। जो इनके लिए पूरा ज़बरदस्त मार्जिन वाली सीट हुआ करती थी वो थोड़ा सा कम हुआ। 2019 का चुनाव आया। 2019 के चुनाव में भी पूरी दमदारी से बीजेपी लड़ रही थी, कांग्रेस भी दमदारी से लड़ रही थी। कांग्रेस के भी अलायंस थे, खूब हवा बनी हुई थी और खूब दमदारी से लड़े। और जो अभी के कैंडिडेट है दिनेश जी, वही खड़े हुए थे। फिर कांग्रेस के वोट प्रतिशत में 17% का इजाफा हो गया और कांग्रेस के वोट प्रतिशत में करीब फिर से 8% की गिरावट आई। तो जो पिछला चुनाव था वो सोनिया गांधी जी 1,60,000 मतों से जीती थी। दिनेश सिंह को जो उन्होंने हराया था 1,60,000 वोटों से हराया था। अब 1,60,000 वैसे देखा जाए तो अच्छा मार्जिन होता है, लेकिन अगर आप एक राष्ट्रीय दल के मेन लीडर की बात करें तो ये प्रतिशत इतना ज़्यादा नहीं होता, ये जो गैप होता है ये इतना ज़्यादा नहीं होता है। अब अगर आप एक पैटर्न देखेंगे कि हर चुनाव में, पिछले 2 चुनाव में बीजेपी का वोट प्रतिशत 17%, फिर से 17% बढ़ा और कांग्रेस का 8% घटा, फिर से 8% घटा। तो क्या इसी पैटर्न पे अगर चुनाव चलेगा तो मेरा अपना आकलन ये है, अगर या तो गैप बहुत कम रह जाएगा या चुनाव फंस जाएगा। और तीसरी संभावना ये है, वो खैर मैं भविष्यवक्ता तो नहीं हूं, लेकिन ये कांग्रेस के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। राहुल गांधी जी रायबरेली की सीट को इतना आसान ना समझें। कृपा करके अगर वो जीतना चाहते हैं, एक मजबूत विपक्ष इस देश को देना चाहते हैं, तो उस सीट पे थोड़ी सी मेहनत करें। तो जन्मभूमि टीवी के इस एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम बहुत ही जल्दी अगले किसी नए विषय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।